I'm Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Welcome to the third lecture of phase rule. In this lecture, you are going to study about the phase diagram of a one component system. और उस one component system के phase diagram को समझने के बाद we will discuss the phase diagram of a water system. So let's have a look on the lecture in detail. एक ऐसा सिस्टम जो वन कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है, एक ऐसा सिस्टम जो वन प्योर कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है, उसको हम फेज इक्विलिब्रियम या फेज रूल की मदद से व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑल द पॉइंट्स, तो हम दो ऐसे वेरिएबल्स की मदद से उसको एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको हम फेज डायग्राम कहते हैं। और वो दो वेरिएबल्स जो हमें इसके लिए चाहिए होते हैं, दैट वाज प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर को हम एक्स एक्सिस में लेते हैं और प्रेशर को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। अब फेज डायग्राम एक ऐसी डायग्राम है जो एक कंपोनेंट में मौजूद तमाम फेजेस के बारे में हमें बता रही होती है। देयर आर डिफरेंट रीजन्स ऑफ दिस डायग्राम और हर रीजन्स उस सिस्टम में मौजूद किसी स्पेसिफिक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह अगर हम वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर के लिए अगर हम गिब्स फेज रूल का फार्मूला लिखते हैं और उसके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना चाहें तो इट विल इक्वल टू द जनरल फार्मूला विल बी F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो इसमें देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ एक कंपोनेंट पर मुश्तमिल है तो हम इसको 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस जैसा कि हम वाटर में जानते हैं 3 हो सकते हैं। वाटर सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इस सिस्टम के अंदर ये तीनों फेजेस हमें अलग-अलग भी मिल सकती हैं और तीनों फेजेस हमें इकट्ठी एक ही पॉइंट पर भी मिल सकती हैं। तो हमारे पास ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस सिस्टम की, हम बेसिकली 3 डिफरेंट जगहों पर कैलकुलेट करेंगे। अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी उसका कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम देख रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट कर लेते हैं, अगर हमारे पास देयर आर मैक्सिमम फेजेस इन द सिस्टम देन वी विल हैव अ मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस हैं, कम से कम फेजेस हैं, फॉर एग्जांपल सॉलिड हमारे पास प्योर फॉर्म में है, लिक्विड हमारे पास प्योर फॉर्म में है या वेपर हमारे पास प्योर फॉर्म में है, तो प्योर फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस के केस में वी आर हैविंग ओनली वन फेज और उस केस में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम आएगी। फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस जो है 1 है, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो 2 आएगी। सो फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम हमारे पास जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज 2। इसका मतलब है कि ये सारा सिस्टम 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है एंड वन इज temperature, as we know we are taken it on x-axis and the other is pressure. So it is concluded that for a system which is consist of a one component, उसको हम एक फेज डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें हमें 2 वेरिएबल्स का सहारा लेना होता है। The one is temperature and other is the pressure. अब इस सिस्टम में कुछ रीजन्स हैं। दिस रीजन फ्रॉम BOC इज रिप्रेजेंटिंग द सॉलिड फेस ऑफ दैट कंपोनेंट एंड फॉर COA इज रिप्रेजेंटिंग द लिक्विड फेस ऑफ दैट कंपोनेंट एंड AOB इज रिप्रेजेंटिंग द गैसियस फेस ऑफ दैट सिस्टम जो कि वन कंपोनेंट पर मुश्तमिल है। दिस इज द जनरल डायग्राम। अगर हम इसको वाटर के केस में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ सॉलिड आइस मिलेगी, यहाँ पर सिर्फ पानी मिलेगा और यहाँ पर सिर्फ वेपर्स मिलेंगे। ठीक है, तो वाटर के केस में फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम अगर हम वाटर ले रहे हैं तो हमारे पास उस केस में जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी दैट विल बी 2। मींस हमें वेरिएबल्स वही प्रेशर एंड टेम्परेचर चाहिए होंगे। ये वाला एरिया जो हमारे पास है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द आइस, यहाँ पर पानी होगा और यहाँ पर क्या होंगे, सिर्फ वेपर्स होंगे। अब अगर हम इस ग्राफ को यहाँ से शुरू करते हैं फ्रॉम द 0 पॉइंट, तो हम देख रहे हैं कि दिस इज द रीजन जिसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ सॉलिड है। ठीक है, दिस रीजन BOC इज रिप्रेजेंटिंग द सॉलिड फेज ऑफ द वाटर जो कि हमारे पास सिर्फ आइस है। अब फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इस रीजन में इसमें सिर्फ हमारे पास क्या है, आइस के क्यूब्स हैं। ठीक है, वी आर हैविंग ओनली सॉलिड
एट दिस रीजन, और हमारे पास इस सिस्टम में और कुछ नहीं है, हमारे पास ये प्योर सिस्टम है और इस सिस्टम में सिर्फ जो है हमारे पास, फर्ज कर लीजिए सिर्फ जो है सॉलिड है और एक स्पेसिफिक प्रेशर है जो हम इस सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं बाय विद द हेल्प ऑफ अ पिस्टन। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सॉलिड लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। मीन्स ऑन दिस रीजन वी आर हैविंग सॉलिड एंड इन दिस रीजन वी आर हैविंग वाटर, या आप कह लीजिए आपके पास लिक्विड भी आ गया है। तो ये पॉइंट ऐसा है जिसमें हमारे पास जो आइस थी उसका पहला क्रिस्टल आप कह लें वो मेल्ट होना शुरू हो गया। सो दिस इज एज वी रिप्रेजेंटेड ओवर हियर इज अ 0 डिग्री सेल्सियस। मीन ये वो पॉइंट है जिस पर बर्फ ने पिघलना शुरू किया। इसको हम क्या कहते हैं, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी कहेंगे। और अगर हम वाटर को फ्रीज करने लगें तो दिस इज द पॉइंट जिस पे जाकर वाटर फ्रीज होता है, तो इसको हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी कह लेंगे। ठीक है, सो 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट इन केस ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग पॉइंट इन केस ऑफ वाटर। अगर आप लिक्विड को फ्रीज कर रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले ड्रॉप का क्रिस्टल बनेगा, पहला क्रिस्टल बनेगा, और इसी तरह हमारे पास जो सॉलिड है वो भी इस पॉइंट पर आके मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस स्टेज पर हमें अब इस मिक्सचर में लिक्विड भी मिल रहा है और सॉलिड भी मिल रहा है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट जिसमें हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं बिकॉज सॉलिड अब लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। वी वर अप्लाइंग द हीट। अब आप कह लो कि थोड़ा थोड़ा आइस जो थी वो यहाँ पर मेल्ट होके पानी में तब्दील होना शुरू हो गया। हमारे पास कुछ जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आने लगे हैं। अब हम जितनी हीट इसको सप्लाई करेंगे वो सारे की सारी हीट जो है इस सिस्टम का टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज नहीं करेगी, बल्कि वो सारी की सारी हीट क्या करेगी, यहाँ पर इस सिस्टम को मेल्ट करने के लिए यूज होगी और आहिस्ता आहिस्ता सारी आइस जो होगी वो वाटर में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जब सारी आइस वाटर में तब्दील हो जाएगी सिस्टम अपना टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देगा। ये उसी तरह है जिस तरह आप फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के केस में पढ़ते हैं, व्हेन वी आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 और मोर लिक्विड्स, तो उसमें क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास लिक्विड होता है वो सबसे पहले बॉयल होता है और जो हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होता है वो सबसे लास्ट में बॉयल होता है। होता यह है कि जैसे हम उस सिस्टम को हीट सप्लाई करना शुरू करते हैं तो सिस्टम जो होता है वो हीट से अपना टेम्परेचर राइज करना शुरू होता है, और जैसे ही उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंचता है जिसका टेम्परेचर जो था बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम था, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ अ हेक्सेन एंड हैविंग अ मिक्सचर ऑफ मेथनॉल एंड ऑफ वाटर, और हेक्सेन का फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज आप अज्यूम कर लीजिए 40s की रेंज में है, इसका 70s की रेंज में और वाटर का 100 की रेंज में है। तो हेक्सेन के केस में क्या होगा कि जैसे ही सिस्टम अपना टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या 45-46 डिग्री सेल्सियस जो हेक्सेन का है, जिस तरह हमने 40 का डिजिट जहां पर लिखा 40 डिग्री सेल्सियस अटेन करेगा तो हेक्सेन जो होगा बॉयल होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और कंडेंसर से कंडेंस होकर हमारे पास रिसीविंग फ्लास्क में इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड अगेन आता जाएगा। अब उस सिस्टम में जो हमने थर्मामीटर हैंग किया हुआ है, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट जो होगा हेक्सेन का अटेन होगा तो हेक्सेन के बॉइलिंग पॉइंट पे जाके सिस्टम का टेम्परेचर उस थर्मामीटर पे राइज होना जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अब सारी हीट जो है वो हेक्सेन जो है उसके लिक्विड फॉर्म को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है। अब वो हीट सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूज नहीं हो रही। यही केस यहाँ पर है कि जब सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो जो टेम्परेचर रेज हो रहा होगा, राइज इन टेम्परेचर जो यहाँ पर हो रहा होगा वो सिस्टम की हीट को इंक्रीज नहीं कर रहा होगा, सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रहा होगा, बल्कि क्या कर रहा होगा, काम करने में यूज हो रहा होगा। और काम क्या होगा कि वो उस आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, जब सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो
उसके बाद अगेन यहाँ पर जो लगा हुआ थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर जो होगा वो राइज करना शुरू हो जाएगा। जब सारे की सारी आइस जो होगी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर इस सारे फेज में आप कह लो कि हमारे पास जो है वो आइस और लिक्विड है, आइस और लिक्विड है, और यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी आ गई, फॉर एग्जाम्पल अब इस रीजन में हमारे पास सिर्फ जो है वो क्या हो गया है, सारी की सारी आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। और फिर जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के अंदर से ये वाटर जो है अब क्या होगा, इसके अंदर वेपर्स बनने लग जाएंगे। अब ये जो वेपर्स हैं ये 100 डिग्री सेल्सियस पे the vaporization process will be start। सो यहाँ पर अब हमारे मिक्सर के अंदर दोबारा से दो चीजें हैं, यहाँ पर लिक्विड था और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब इसके अंदर वेपर्स भी आ गए हैं। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द वाटर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर रेज हो रहा है किस तरह से उसकी फिजिकल स्टेट के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रेशर है, दैट इज द 1 atm। 1 atm जो है हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके ऊपर इनमें कैसे चेंज आ रहा है। सो यहाँ पर दो चीजें ऐसी हैं, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट जिसके बारे में हम जानते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई। यहाँ से जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं 1 atm पे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, कैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वेपर में हमारे पास वाटर चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दिस वाज द पॉइंट जिसमें हमारे पास जो था वो सिर्फ सॉलिड था और इसको हमने क्या कह दिया, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कह दिया। इस पॉइंट से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास आता है जिसमें यहाँ पर दिस पॉइंट, दिस फेज इज रिप्रेजेंटिंग द सॉलिड फेज, और पॉइंट, ये लाइंस, ये मार्जिन्स उन पॉइंट्स को जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास सॉलिड लिक्विड से अलग हो रहा है। इन पॉइंट्स पर लिक्विड और सॉलिड दोनों लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इन पॉइंट्स पर गैस और लिक्विड दोनों लाई कर रहे हैं, इस पॉइंट पर गैस और सॉलिड दोनों लाई कर रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें ये तीनों पॉइंट जाके मिल जाएंगे और सिस्टम के अंदर हमें तीनों फेजेस एक टाइम पे हमें नजर आएंगी, एंड दैट पॉइंट इन केस ऑफ वाटर इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। ये वो पॉइंट है जिसमें हमारे पास, सॉरी, इट्स अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। ये वो पॉइंट है जिसमें हमारे पास वाटर का हमें ट्रिपल पॉइंट, जिसको हम वाटर का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, जिसमें वाटर की तीनों फेजेस हमें एक टाइम पे नजर आती हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इस लाइन को हमने डिस्कस कर लिया, और दिस इज द क्रिटिकल, दिस इज द टेम्परेचर फॉर द 0.0078 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारे पास 4.58 मिलीमीटर मरकरी पे हमें जो है वो obtain होता है। सो दिस इज द स्पेसिफिक प्रेशर एंड स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसपे हमें वाटर का ट्रिपल पॉइंट मिल रहा है। जिस तरह हमें वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की जो है वो वैल्यूज याद है, इसी तरह वाटर के ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू भी ऐसी है जो अंडरस्टूड है और आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे इस लाइन को अब हम देखते हैं, इस लाइन को डिस्कस करते हैं। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि लाइन के इस तरफ जो है वो हमारे पास सॉलिड है और इस तरफ जो है वो गैस है। अब हमें पता है कि एट लो टेम्परेचर वाटर जो होता है वो किस स्टेज में होता है, वाटर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसको हम उसकी क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर पे हमारे पास जो होता है वाटर सॉलिड में होता है, तो ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर जो है वाटर को बनने नहीं देगा, बल्कि सॉलिड और सॉलिड के साथ साथ हमें सिस्टम के अंदर जो चीज नजर आएगी दैट विल बी वेपर्स। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम के अंदर हमें सॉलिड नजर आएगा और सॉलिड के साथ साथ जो चीज नजर आएगी वो क्या होगा, वो वेपर्स होंगे। ठीक है, सिस्टम के अंदर हमें दो चीजें नजर आ रही हैं, द वन इज वेपर्स एंड अदर इज सॉलिड। इसलिए इस कर्व को फ्रॉम बी टू ई हम कर्व कहेंगे दैट इज द सब्लिमेशन कर्व। This point, at this point, we are having two phases in the water, and one is the solid and other are the vapors. ठीक है, एक हमारे पास आइस है और दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास वेपर्स हैं। इस पॉइंट के बाद वाटर की हमें जो है
इस रीजन में हमें सारे का सारा लिक्विड मिलेगा और इस रीजन में सारे के सारे हमें क्या मिलेंगे, उसके वेपर्स मिलेंगे। इसको हम गैसियस स्टेट भी कह सकते हैं जो है, और इसके अलावा वेपर वाला फेज भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस स्टेज में हमारे पास जो है वो सारे के सारे वेपर्स हैं। इस स्टेज में हमारे पास जो है वो सारा का सारा वाटर ओनली है, और इस रीजन में हमारे पास हम कह सकते हैं, वाटर के केस में हम स्पेसिफाई कर लेते हैं, जो इनके लिए जर्नल टर्म्स यूज होती हैं, हम कह सकते हैं हमारे पास सिर्फ की सारी क्या है, आइस है। ठीक है, इस रीजन में यहाँ से लेके इस रीजन तक हमारे पास क्या होंगे, पॉइंट्स के इस तरफ वेपर्स लाई करेंगे और इस तरफ क्या होगा, लिक्विड लाई करेगा। तो इस लाइन पर हमें हर पॉइंट पर वेपर्स और लिक्विड की एक स्पेसिफिक रेशियो मिलने वाली है। मींस वी आर हैविंग बाइनरी मिक्सर, वी आर हैविंग टू कंपोनेंट्स। इस लाइन के हर पॉइंट पर हमें सॉलिड और गैस मिल रही थी, यहाँ से ऑनवर्ड हमें क्या मिल रहा है, लिक्विड और गैस मिल रही है, और यहाँ पर इस पॉइंट से लेके O और C तक ये पॉइंट जो हमें सॉलिड और वाटर की डिफरेंट क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं विद द चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि इस पॉइंट पर हमारे पास सिर्फ आइस है। ठीक है, वी आर हैविंग ओनली वन फेज, तो वन फेज के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, C-1। कंपोनेंट हमारे पास 1 है और हमारे पास फेज भी 1 है, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, इस पॉइंट पर हम कहते हैं ये जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटिंग, जिस तरह मैंने पहले कहा, दो फेजेस के डिफरेंट रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर वाटर और सॉलिड की और रेशियो होगी, यहाँ पर और होगी, यहाँ पर और क्वांटिटी होगी, यहाँ पर और क्वांटिटी होगी, लेकिन ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि जहाँ पर दोनों फेजेस लाई करती हैं। इसी तरह ये पॉइंट इनमें से हम ले सकते हैं, ये पॉइंट वो पॉइंट था यहाँ पर वाटर ने भी मेल्ट होना स्टार्ट किया था एट स्पेसिफिक 1 atm। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमारे पास दोनों फेजेस हैं, तो वी आर सेइंग दिस इज द वन कंपोनेंट, वी आर हैविंग 2 फेजेस इन द सिस्टम, और हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो 1 होगी। इसी तरह ट्रिपल पॉइंट के केस में देख लें, ट्रिपल पॉइंट के केस में क्या हो रहा है, हमारे पास कंपोनेंट एक ही है और उसकी जो फेजेस हैं वो कितनी है, तीनों लाई कर रही हैं, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और वेपर्स भी हैं, और हमारे पास जो है this 2 is constant। तो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दिस केस वी आर हैविंग 0, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर वाटर के केस में भी 2 होगी और ओनली वेपर्स के केस में भी 2 होगी। इस पॉइंट के लिए, जिस तरह हमने इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट की, जब हमारे पास एक फेज दूसरी फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रही थी, हमारे पास क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 1 होगी। इस पॉइंट के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, हमारे पास 1 होगी। अब यहाँ पर देखें तो हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 का मतलब ये है कि यहाँ पर सॉलिड रीजन में वाटर सॉलिड की स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स अगर हमें कह दिया जाता है द टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर किस प्रेशर पर वहां पे लाई कर रहा है वो प्रेशर भी हमें बताना होगा। फिर ही हम जो है, फॉर एग्जांपल दैट इज ऑन 2 atm, और 2 atm हमारा यहाँ पे आता है, तो फिर ही हम 2 atm और 10 डिग्री सेल्सियस को इस तरह से मिलाकर ग्राफ के अंदर कोई लाइन जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ अ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, जो कि हमने वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डिस्कस की, उसके केस में ये था कि हमें अंडरस्टूड है कि हमारा जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 1 atm, और वाटर का बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट भी हमें पता है। तो जब हम बात करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस की, तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग दे देगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट ऑफ 1 atm जिस पे वाटर या तो फ्रीज होगा या मेल्ट होगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करके 1 atm तक इसको मिला देंगे और हमारे पास एक कर्व आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह वाटर का हम जब बात करेंगे वेपर और लिक्विड के फेस की, तो वाटर के वेपर और लिक्विड के फेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कहा कि क्या होती है, वो 2 होती है।
जिस तरह हमने सॉलिड के केस में डिस्कस किया। इसी तरह ट्रिपल पॉइंट के केस में जब हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रिपल पॉइंट के केस में जैसे हमने कैलकुलेट की थी, हमारे पास क्या थी, 0 थी। इसी तरह जिस तरह हमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है, वाटर के ट्रिपल पॉइंट की वैल्यूज भी नोन वैल्यूज हैं, ये अंडरस्टूड वैल्यूज हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस में 0.0078 डिग्री सेल्सियस और 4.58 मिलीमीटर मर्करी पे वाटर जो होता है उसका ट्रिपल पॉइंट अचीव होता है, ठीक है। सो दीज आर द नोन वैल्यूज रिगार्डिंग द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वाटर के केस में हमें जो है यहाँ पर क्या चीज़ लाई कर रही थी, यहाँ पर हमारे पास इस कंटेनर के अंदर सॉलिड था और वेपर थे एट स्पेसिफिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास इस सिस्टम के अंदर जो था वो सिर्फ क्या थे, वेपर्स थे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास इस सिस्टम के अंदर सिर्फ लिक्विड था। और यहाँ पर हमारे पास इस सिस्टम के अंदर क्या था, सिर्फ आइस थी। ठीक है, इस रीजन में सिर्फ वेपर्स थे, इस रीजन में सिर्फ लिक्विड था, इस रीजन में क्या थे, हमारे पास सिर्फ सॉलिड था। सब्लिमेशन पॉइंट पे हमारे पास सॉलिड भी था और क्या था, वेपर्स भी थे। ट्रिपल पॉइंट पे हमारे पास क्या था, ट्रिपल पॉइंट पे हमारे पास सॉलिड भी था, लिक्विड भी था और वेपर्स भी थे, ठीक है, तीनों चीज़ें थी। इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट्स हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहे थे कि इन मार्जिन्स लाइन के ऊपर हमारे पास वाटर की दो फेजेस जो हैं उनमें डिफरेंट रेशियो के साथ जा रही हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये कर्व जो है हमारे पास इस तरफ को जा रहा है। इसका मतलब ये है वेपर्स की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है वेपर्स की फॉर्मेशन को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे पास वेपर्स की रेशियो जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इस पॉइंट पर हमें यहाँ पर दोनों फेजेस जो हैं, इस पॉइंट पर दोनों फेजेस नजर आएंगे और हम कह सकते हैं कि ऑन दिस मार्जिन लाइन वी आर हैविंग लिक्विड एंड वी आर हैविंग वेपर्स आल्सो, ठीक है। और ये वाली मार्जिन लाइन हमें क्या बता रही है, ये वाली मार्जिन लाइन हमें ये बता रही है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है और जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कम हो रहा है, वी आर हैविंग मोर सॉलिड इन द सिस्टम। तो हमारे पास यहाँ पर सॉलिड भी है और हमारे पास क्या है, लिक्विड भी है। डिफरेंट रेशियोज में है, डिफरेंट कंसंट्रेशंस में है। जैसे जैसे हमारे पास ग्राफ की लाइन चेंज होती जाएगी, इनकी वैल्यूज जो हैं वो भी चेंज होती जाएंगी। सो हम यहाँ पर हमने अब तक ये डिस्कस कर लिया कि वाटर जो है वो किस तरह से उसकी फेज डायग्राम में विद चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर उसकी डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर के साथ एक केस ये भी है कि जब वाटर को हम लोगों ने देखा होगा कि अगर हम प्लास्टिक की बोतल के अंदर वाटर को फ्रीज़र में रखते हैं तो जो पानी हम पीते हैं दैट इज़ वेरी सुपर कूल वाटर, लेकिन वो फ्रीज नहीं होता, इट टेक्स मच मोर टाइम टू कन्वर्ट इनटू आइस, ठीक है। और ऐसे केसेस में वाटर को अगर हम ज़रा सा शेक करते हैं तो वाटर फौरन जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह के केस में ये हो रहा होता है। For example, we are having this specific curve. This is the sublimation curve and this is the curve for the liquid. और एक इस कर्व को हम इस तरह से वापस लेके आते हैं, जिस तरह जो लिक्विड था हमारे पास वहाँ से हम इसको इस तरह से वापस लेके आते हैं। तो दिस कर्व इज रिप्रेजेंटिंग द कर्व ऑफ अ सुपर कूल वाटर। अब सुपर कूल वाटर क्या है और वाटर हमारे पास सुपर कूल केस में क्यों आता है, हमें पता है कि जब हम किसी भी जब हम वेपर्स को, ये हमारे पास वेपर्स हैं, तो वेपर्स को हम क्या करते हैं, वेपर्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट करें दिस वाज द इनिशियल प्रेशर और हमने इसके ऊपर प्रेशर जो था उसको बढ़ा दिया और हमारे पास ये हमारा जो था वो फाइनल प्रेशर आ गया एंड दिस वाज द इनिशियल प्रेशर। तो क्या होगा,
हमारे पास जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि बाय अप्लाइंग द प्रेशर वी आर कंडेंसिंग द वेपर्स, और हम उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो अपने दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम करे, और उसके नतीजे में अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा और हमारे पास वेपर्स लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या है, सारे का सारा लिक्विड है, ठीक है। अब सिस्टम के अंदर सारे का सारा लिक्विड है। अब इस सिस्टम के ऊपर अगर हम इसका टेम्परेचर भी कम करते हैं और इसके ऊपर प्रेशर भी बढ़ाते हैं तो क्या होना चाहिए, इस वाटर को आइस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता सुपर कूल वाटर के केस में। बाय डूइंग दिस प्रोसेस वेरी क्रिटिकली और वेरी, आप लोग कह लो कि ये चेंज आप वेरी स्लोली ये चेंज लेके आते हैं, तो क्या होगा कि वाटर जो होगा हमें इस रीजन में भी, जिसमें हमारे पास क्या था आइस थी बेसिकली, उस रीजन में भी वाटर ही हमें रहेगा। इवन उसका टेम्परेचर बहुत डाउन होगा और हम उसको सुपर कूल वाटर कहेंगे। द रीज़न इज कि जो वाटर के मॉलिक्यूल, क्योंकि अब हमने क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर मज़ीद इसके ऊपर कम कर रहे हैं। हमने क्या किया, अब प्रेशर इसके ऊपर जो था वो ये कर दिया है। अब ये प्रेशर करने से क्या होना चाहिए था, वाटर के मॉलिक्यूल को मज़ीद कंडेंस हो जाना चाहिए था और आइस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। दिस इज़ द रूल कि जब भी प्रेशर अप्लाई होता है किसी भी सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम में से सिस्टम के मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज करके उस फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करते हैं जिसमें उसके ऊपर। अब इस रिएक्शन में देखें, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और अमोनिया बनाती है। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। और अगर आपसे ये कहा जाए कि इसके ऊपर प्रेशर के इफेक्ट को आप डिस्कस करें, एट द प्रेशर के इफेक्ट को डिस्कस करें, तो प्रेशर का इफेक्ट इसके ऊपर ये होगा कि क्योंकि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, हम उस सिस्टम का वॉल्यूम जो है उसको बेसिकली इंक्रीज कर रहे हैं, हम उसको कम स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट ऑक्यूपाई करने के लिए। तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो पॉसिबल होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन अमोनिया हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे और जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए। और हमारे पास 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रह जाए सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम उन मॉलिक्यूल्स को निकाल तो नहीं रहे ना ही कहीं स्कैप होने के लिए जगह दे रहे हैं, हम उनको सिर्फ उसी सिस्टम के अंदर अकोमोडेट होने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो वाटर के केस में क्या होना चाहिए कि जब हम वाटर को हाई प्रेशर अप्लाई करें, लो टेम्परेचर दें, तो उसको आइस में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल आइस में कन्वर्ट नहीं होते। द रीजन इज कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ही कह सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल का जो होता है वो लोअर होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द आइस। क्योंकि आइस आपको पता है जब वाटर कूल होता है तो वो कूल होकर एक्सपैंड होता है, वो आइस ज़्यादा जगह घेरती है एज कम्पेयर टू द लिक्विड, जिसकी वजह से हमारे पास ये एक कंडीशन आती है जिसको हम सुपर कूल वाटर की कंडीशन कहते हैं। दिस इज अनदर पॉइंट, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट 374 डिग्री सेल्सियस उसको कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसको हम जो है वो क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद हमें जो है वाटर की सिर्फ एक ही फेज मिलती है, एंड दैट इज द वेपर्स ओनली। So this is all about the diagram of a one component system, and that was the phase system. We will meet soon in the next lecture. Till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon and like and share my videos if they are increasing your knowledge.